हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये फटाफट रिवीजन सीरीज है गाइस। तो इसमें ये वाला पूरे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं इन डेप्थ इन डिटेल में। अगर आप यूट्यूब पर ये लेक्चर देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स में हर एक टॉपिक की आपको जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, मिल जाएगी आपको। हर एक टॉपिक की लिंक्स भी मिल जाएंगी एंड कंप्लीट लेक्चर की लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो गाइस, मुझे कंफर्म कर दो प्लीज। लाइव सेशन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए। एंड हमारे कोर्सेज अगर आपको चाहिए गाइस तो एक नंबर है 9713282838। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। चलो वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने कंफर्म कर दिया। तो चलो फटाफट बताओ, राजा चैत सिंह कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे राजा चैत सिंह? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बनारस। बनारस के राजा ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, राजा चैत सिंह। इन्होंने अवध अवध के नवाब से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। और किसके मित्र थे ये? वॉरेन हास्टिंग के मित्र थे। बट बाद में इन्होंने ही वॉरेन हास्टिंग को जो है वो भगाया था। राइट, बाद में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, क्योंकि वॉरेन हास्टिंग को चाहिए थे पैसे, वॉरेन हास्टिंग को चाहिए थी सोल्जर्स। किससे लड़ने के लिए? साउथ में मैसूर में युद्ध जो है वो चल रहा था हैदर अली के साथ लड़ने के लिए। तो उसके लिए जो है वो चाहिए थी इनको वेपन्स। तो उस और साथ ही साथ रेवेन्यू उसको इंक्रीज करना था वॉरेन हास्टिंग को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया राजा चैत सिंह के ऊपर। फिर राजा चैत सिंह और वॉरेन हास्टिंग की लड़ाई हुई और वॉरेन हास्टिंग को वहां से भागना पड़ गया। तो ये चीज थी। इस टॉपिक से रिलेटेड ये 2-3-4 पॉइंट्स है, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। राजा चैत सिंह का वॉरेन हास्टिंग का रिलेशन, हैदर अली के साथ किस टाइप का रिलेशन था, क्या हुआ था ऐसा कि जिसके कारण से राजा चैत सिंह ने वॉरेन हास्टिंग को भगाया, लड़ाई हो गई। क्योंकि एक टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी हेल्प करी थी अवध से से जो है वो इंडिपेंडेंट करने में इनको, है ना। तो ये चीज है। अब रानी भवानी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये महिला जमींदार थी। तो ये पॉइंट बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ की थी ये रानी भवानी? तो बंगाल की रानी ये हम लोग को रानी भवानी देखने को मिलती है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। और मेंस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं रानी भवानी जी का, कि जमींदार हम लोग को हिस्टोरिकली जो वुमेन जो देखने को मिली। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं मेंस में वुमेन से रिलेटेड तो इनका जरूर आप जिक्र करिएगा हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट। और उन्होंने काफी सारी चीजें बनवाई थी। इन्होंने दुर्गा मंदिर वगैरह भी, दुर्गा कुंड मंदिर वगैरह भी जो है बनवाया था वाराणसी के अंदर। काफी सारी चीजें, स्कूल्स वगैरह भी जो है उन्होंने बनाए थे काफी सारे, भारी मात्रा में। राइट, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है बेसिक से जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और मेंस में भी जरूर इसका उपयोग करना। सलार मसूद जो है वो किस टाइटल से जाना जाता है? क्या टाइटल था उसका सलार मसूद का? गाजी मियां। तो गाजी मियां ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट आएगा। 12वीं शताब्दी में एक योद्धा था ये, और ये महमूद गजनी का भतीजा था। और कहा यह भी जाता है कि इसी ने ही महमूद गजनी को बताया था सोमनाथ मंदिर के बारे में। राइट, कि सोमनाथ मंदिर जो है वो काफी लग्जरियस मंदिर है, उसको तोड़ो। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। उस पर आक्रमण करने के लिए उकसाया इसी ने ही था। और गजनी के साथ मिलकर इसने काफी सारे जो है वो किए थे, रेड्स वगैरह जो है वो करी थी। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और गाजी मियां के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? मेरात मसूद से। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि मेरात मसूद जो है वो किसकी लिखी गई है? तो आपको ध्यान में रखना है सूफी संत अब्दुल रहमान चिश्ती की लिखी गई है ये। राइट, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यस, अकबर ने इसका मकबरा भी जो है बनवाया था, टॉम भी जो है बनवाया था। कहां पर इसका टॉम हम लोग को देखने को मिलता है? जो अकबर ने जो है वो क्रिएट करवाया था। बताया जाता है कि रख रखाव के लिए जो है वो टॉम बनवाया गया 1571 में। भूमि दान जो है वो की गई, बैराज। राइट, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसके अलावा राजा सुहेल देव के बीच का युद्ध भी हम लोग को देखने को मिलता है। सलार मसूद और राजा सुहेल देव के बीच में युद्ध हुआ है, और 1034 एडी का ये युद्ध हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें इस बैटल में आपको बेसिकली दोनों पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए, और ये बैटल के बारे में बस एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बैटल से रिलेटेड भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कहीं पर नहीं है। काफी सारे मिथ्स भी इस बैटल से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये चीज है। अब राजा सुहेल देव के बारे में 3-4 पॉइंट्स ये आपको पता होने चाहिए कि इन्होंने हिंदुइज्म, कहा यह जाता है कि हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए या हिंदू कल्चर ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था। और काफी सारे लोग राजा सुहेल देव को एक योद्धा ना मानकर, कंट्रोवर्सी चलती है, ये कहते हैं कि इन्होंने अत्याचार जो है वो किया था काफी सारे मुस्लिम्स के ऊपर। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि 2-3 पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। राइट, स्पेशली जो आएगा वो युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया गाजी मियां का टाइटल किसको मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका एक स्टैचू भी है बहराइच में, और साथ ही साथ लखनऊ पर भी इनका स्टैचू हम लोग को देखने को मिलता है। इंडियन रेलवेज ने भी सुहल देव एक्सप्रेस जो है वो गाजीपुर से शुरू करी थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर दुर्गा पूजा का नाम जो है वो, और स्पेशली दुर्गा पूजा यानी कि कोलकाता की दुर्गा पूजा का नाम जो है वो रखा है, राइट, शामिल किया है। और इसी के साथ इन टोटल 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स जो है वो इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में आपको आइडिया होगा कि ऐसी कुछ चीजें, जैसे कि ऐसी आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशन, कल्चर, एक्ट्स, जैसे कि डांस परफॉर्मेंस वगैरह, राइट। तो ये जो चीजें आती हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आती है, इस टाइप की चीजें। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, मतलब कि आप जिनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, जो टैंजेबल नहीं होते हैं, राइट। यानी कि जैसे कि एक कोई स्ट्रक्चर है, हेरिटेज स्ट्रक्चर, जैसे ताजमहल की बात करें, रेड फोर्ट की बात करें, तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। बट अगर डांस फॉर्म की बात करें आप, या लैंग्वेज की बात करें, तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। वो इनहेरिटेड होती है, राइट। वो एक से दूसरे की तरफ जो है वो जाती है, यानी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लिखा आपने स्नेहा जी। एंड वेरी गुड, वेरी गुड। और दुर्गा पूजा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो नवरात्रे 9 दिन का जो फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, तो 5वें दिन से ये दुर्गा पूजा जो है वो शुरू होती है, और वो 10वें दिन तक जो है वो चलती है। तो ये बेसिक सा एक आइडिया आपको दुर्गा पूजा से रिलेटेड थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। और कोलकाता, वेस्ट बंगाल में बहुत मनाया जाता है ये फेस्टिवल, और दुनिया के मतलब इंडिया के हर एक कोने पर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है दुर्गा पूजा का। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि जैसे कि सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, कुछ आर्ट्स हो गए, कुछ ओरल ट्रेडिशंस वगैरह हो गए, राइट। तो ये सब चीजें जो हमें देखने को मिलती है, मौखिक परंपराएं वगैरह, सामाजिक परंपराएं, अनुष्ठान वगैरह, कुछ त्योहार हो गए। तो ऐसी कुछ चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो इनहेरिट होती है, राइट। और ये लिस्ट कब स्टैब्लिश हुई थी? 2008 में स्टैब्लिश हुई थी, जब 2003 का एक कन्वेंशन हमें देखने को मिला था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ये लागू किया गया था, तो उस समय ये लाई गई थी, ये मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट हमें देखने को मिली थी। और 2010 में ये दो लिस्ट जो है वो मेंटेन करना शुरू कर दिया इसने। एक इसकी लॉन्गर लिस्ट होती है, जिसमें सभी प्रकार की प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशन और ये सब चीजें इंटेंजिबल हेरिटेज की जो इंपॉर्टेंट होती हैं ग्लोबल लेवल पर, तो उनको जो है वो ऐड कर दिया जाता है। या फिर ऐसी चीजें जिनका खतरा होता है लुप्त होने का, तो उनको ऐड कर दिया जाता है। और इसकी एक शॉर्टर लिस्ट होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफाई करती है कि इस फलाना जो इंटेंजिबल हेरिटेज जो है उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो फिर उसको रखा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है, बस बेसिक सा फैक्ट है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये यूनेस्को और आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, इस टाइप के जो टॉपिक्स आते हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस करती है, तो ध्यान रखिएगा। अब एसजीटीएफ टेस्ट किट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एसजीटीएफ टेस्ट किट जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ओमिक्रॉन वायरस को डिटेक्ट करने से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। एस जीन टारगेट फेलियर टेस्ट, तो ये बेसिकली किस चीज को डिटेक्ट करती है? ये डिटेक्ट करती है कि उसमें एस जीन के एब्सेंस को, एस जीन के प्रेजेंस को नहीं, एस जीन के एब्सेंस को। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओमिक्रॉन वेरिएंट में एस जीन नहीं है, तो आप तो सिर्फ ये चीज याद रखो, एस जीन के प्रेजेंट को नहीं, एब्सेंस को, राइट। तो ये चीज कभी कभी स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी पूछ सकती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ये वाला टॉपिक रेगुलर लेक्चर के दौरान जो है वो नहीं कवर हो पाया था, इस पर मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। अभी बस मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया पेमेंट बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, कि ये अब गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर सरकार की वेरियस जो स्कीम्स होती हैं, तो सरकार की स्कीम में कई बार हम लोग ऐसी स्कीम्स देखते हैं जिसमें सरकार जो है वो बैंक के माध्यम से बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करती है, राइट। तो आपको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। तो अब से पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी सरकार टास्क प्रोवाइड कराएगी, और सरकार या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके बिहाफ में ये बैंक्स भी अब ऑपरेट करेंगे, राइट, उनके साथ काम करेंगी। तो इसको लेकर आरबीआई ने पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ किया। तो आपको बस बेसिक सा ये आइडिया होना चाहिए कि ये पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जैक्टली है क्या। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक मोर और लेस ये इक्वली होते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में पता होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में पता होगा, तो ये पेमेंट बैंक्स होते हैं, राइट। इन ये भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बट पूरी तरह से नहीं प्रोवाइड करा पाते। जैसे कि कहा यह जाता है कि पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो लोन्स वगैरह एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं दे सकते, बट हाँ कुछ कुछ परमिशन लेने के बाद ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि अगर पेटीएम की स्पेसिफिकली हम बात करें, तो हालांकि इसने अभी बंद कर दिया है, बट अभी भी है, मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक की क्रेडिट भी प्रोवाइड कराता है पेटीएम, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। सेम गोज विद स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये सब बैंक जो होते हैं ना, ये उन एरियाज को टारगेट करते हैं जो दूर दराज के एरियाज हैं,
उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग मेन स्ट्रीम बैंकिंग की सर्विसेज जिनको नहीं मिल पाती, राइट? तो उनको जो है वो टारगेट करने के पर्पस के लिए, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए ये शुरू किया गया। इसमें आप ये चीज ध्यान में रखना, नचिकेत मोर कमेटी, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये फलाना कमेटी किससे रिलेटेड है, तो नचिकेत मोर कमेटी ने सजेस्ट किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, राइट? सजेशन जो है वो दिया था। और स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े लोन जो है वो नहीं दे सकती, इवन पेमेंट बैंक भी, पेमेंट बैंक तो कायदे में लोन नहीं दे सकती, बट फिर भी इनके पास कुछ फैसिलिटी होती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराने की, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। और ये बैंक जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट को, आज की रेट में 2 लाख रुपए एक व्यक्ति जो है वो जमा कर सकता है इन पर्टिकुलर बैंक में, बट हालांकि इस कैपिंग को जो है वो आरबीआई बढ़ा भी सकती है फ्यूचर में, इस 2 लाख रुपए वाले अमाउंट को जो है वो इंक्रीज भी कर सकती है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पेमेंट बैंक जो है वो ये भी प्रोवाइड कराते हैं एटीएम, जैसे आप पेटीएम में जाकर पेटीएम का एटीएम भी जो है मंगवा सकते हो, राइट? तो ये चीज है। तो ये पेटीएम, एयरटेल मनी, तो ये सब हम लोग को ये देखने को मिलते हैं, पेमेंट बैंक्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिक सी चीज है, हालांकि इस पर एक काफी डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इस पर वीडियो अभी आया नहीं है, राइट? चलो अब स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड एडवांसेस एंड लोन्स, अभी योगिता जी इस पर आएंगे अपन, पहले ये फिनिश कर लेते हैं, फिर मैं आपके डाउट जो है वो उठा लूंगा। चलो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं बिहार की। तो गाइस देखो, अभी बिहार जो है वो डिमांड कर रही है स्पेशल स्टेटस के बारे में। बिहार की तरफ से हम लोग को डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है, और काफी लंबी, काफी पुरानी डिमांड है ये। बट आपको ये चीज ध्यान में रखना है मेनली की जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, यस, हमारी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने किस चीज के बारे में जो है वो बात करी थी, उसने कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को उसने वो कर दिया था, हटा दिया था, राइट? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक मिनट रुक जाओ, मैं उसको एक बार आपके सामने ले आता हूं, फिर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछूंगा, जस्ट अ सेकेंड। तो सॉरी 15 नहीं 14, यस 14 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के लिए हटा दी थी। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 फाइनेंस कमीशन, नॉट 15, करेक्ट कर रहा हूं, 14 फाइनेंस कमीशन। तो इसने जो है वो हटा दिया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है स्टेट्स को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बट हिल, 3 हिल स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी है उनको प्रोवाइड कराने के लिए ये इन्होंने अलाउ कर दिया था। अच्छा, इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि गार्डगिल एक फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलता है, या गार्डगिल कमेटी के रिकमेंडेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें उन्होंने ये चीज बताई हुई है कि कौन सी स्टेट्स होंगी जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। ऐसी स्टेट जो कि हिली टेरेन्स में रह रही हैं, दूर दराज के एरिया, मतलब ऐसे एरियाज में उनकी जोग्राफिकल लोकेशन इस टाइप की है कि वहां तक प्रॉपर सर्विसेज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि वहां पर प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, राइट? यानी कि बैकवर्ड काइंड ऑफ स्टेट। तो ऐसी स्टेट जो होंगी उनको जो है वो क्या मिलेगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो है वो उनको रखा जाएगा। तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट? कि वहां पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट होगी, राइट? जैसे मैंने बात करी हिली या फिर चैलेंजिंग टेरेन, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हिली टेरेन हो, बट अगर चैलेंजिंग टेरेन है तो भी हमें देखने को मिल सकता है कि वो स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी लो होनी चाहिए, राइट? ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर होनी चाहिए। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि वो अगर बॉर्डर यानी कि किसी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, राइट, तो भी उस पर्टिकुलर स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल सकता है। यानी कि ये सब अगर कोई स्टेट जो है वो ये सब चीजों को अगर वो कर रही है, फुलफिल कर रही है, ये सब आप कह सकते हैं कंडीशंस को, तो उसको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स ये ग्रांट करती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, अभी तक, मतलब पहले तक जो है वो करती थी, बट अभी ये टास्क जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जैसे कि सरकार की वेरियस स्कीम्स आती हैं, तो उसमें सरकार जो है वो 90% तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराती है, और 10% स्टेट को फंड जो है वो देना होता है। और वो भी अगर 10% बाई चांस स्टेट के पास फंड नहीं है तो उसको भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया जाता है। तो ये वाली चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? नहीं देखो यार, योगिता जी क्या होता है कि योगिता जी का एक क्वेश्चन आया कि बिहार को जो है वो क्यों रिफ्यूज जो है वो किया हुआ है, बिहार को क्यों इसमें जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या चीज कही है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो कि 14th फाइनेंस कमीशन ने क्लियरली ये चीज जो है वो कहती है। ये देखो आपकी प्रेजेंट सिनेरियो में उन्होंने बोला कि किसी को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो नहीं देना है, राइट? इसकी वजह इसकी इसके एवज में आप क्या कर सकते हो, अगर बिहार बैकवर्ड है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे भी ग्रांट्स तो प्रोवाइड कराती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिलेगा इस केस में, राइट? और भी काफी सारे फायदे इसमें हम लोग को, यस एग्जैक्टली, टैक्स डिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से आप जो है वो गैप को रिड्यूस कर सकते हो,
राइट। टैक्स के रेवेन्यू का शेयर जो है वो इन स्टेट्स में जो है वो बढ़ा दो, जो कि बढ़ाया भी गया, 32 से 42% जो है वो कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो दिस इज द केस जिसके बारे में आपको पूरा अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। और एक को दे देंगे तो बिल्कुल सही लगा महक जी ने, एक को दे देंगे तो सभी लोग फिर मांगने लगेंगे, राइट। तो दिस इज द होल टॉपिक। एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपको पढ़ाते समय, तो आपने ये खोल के देखा होगा कभी अपने इसको इलेक्ट्रॉनिक किसी प्रोडक्ट को, जैसे मोबाइल फोन को या इसको लैपटॉप का या कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा, तो उसमें ये ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की या सिल्वर कलर की कुछ चिप्स लगी रहती हैं, तो यही होता है सेमीकंडक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, एग्जैक्टली योगेश जी ने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। तो उसको लेकर 76,000 करोड़ रुपीस की एक स्कीम लाई गई है कि हमारी कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, यानी कि इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में को आगे बढ़ाने को लेकर ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज है। और हालांकि आपको ये चीज, ये फैक्ट थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है कि इंडिया आगे चल के अभी तो सेटअप नहीं किया, बट आगे चल के एक मिशन भी सेटअप करेगी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन होगा, जो कि ये चीज चेक करेगा कि हमारी कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर जो ये स्कीम लाई गई है 76,000 करोड़ रुपीस की, तो ये स्कीम प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। साथ ही साथ चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। यानी कि ये सब चिप्स जो इलेक्ट्रॉनिक चिप जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसके काफी ज्यादा फायदे होंगे, ज्यादा मात्रा में इंजीनियर्स जो है वो निकलेंगे हमारी कंट्री से, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरी कंट्री के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी, और ये इंश्योर करेगा इंडिया की डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब वही चीज कि हम ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, किसी और के पास से हम अगर खरीदेंगे और कल को उसने मना कर दिया देने से, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। क्योंकि आने वाला समय तो बिल्कुल डिजिटलाइज है, और हमारी पॉपुलेशन से अगर हम लोग चीजों को देखें तो पॉपुलेशन यानी कि मार्केट, एक बड़ा मार्केट, तो हमें एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर हमारी नीड्स को, अगर हम अपनी नीड्स के लिए किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस अगर उसने मना कर दिया सप्लाई करने से। तो दीज आर द थिंग्स जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पॉइंट्स है जिस पर आपको फोकस करना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार चीजें बस आपसे जो है वो पूछी जाएगी, मतलब वो भी इसी फॉर्मेट में पूछी जाएगी कि क्या किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला ये मिशन। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है, मेंस में भी लिखने के लिए, प्रीलिम्स में भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ ही साथ ये पोटेंशियल, मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग ये वाला पॉइंट बिल्कुल लिख लें अपने पास, और इसको जरूर मेंस में उतारें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पोटेंशियल जो था, तो पिछले 7 सालों में हम लोगों ने 75 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ा दिया है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 6 सालों में 300 बिलियन यूएस डॉलर तक हम पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। और ये सब जो स्कीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने वाली, उसका फायदा ये भी होता है कि इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होता है। अब जब एफडीआई जब आती है तो वो ना ही सिर्फ पैसे लेकर आती है, इसमें तो हालांकि लिखा नहीं, बट मैं चाहूंगा कि आप ये वाली चीज भी नोट करें कि एफडीआई ना ही सिर्फ पैसे लेकर आती है, ना ही सिर्फ कैपिटल लेकर आती है, बट वो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में कई बार हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर ही चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो काम करना काफी पहले से जो है वो शुरू कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 से ही हमने काम करना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से, राइट। और इसमें इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। 4% से 6% तक सेल्स के ऊपर, कि जो भी कंपनी है वो सेल्स करती है तो उसको ये बेनिफिट जो है वो दे दिया जाता है उसकी ओवरऑल सेल्स पर, इंसेंटिव्स के तौर पर। तो ये सब चीजें हैं जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और स्कीम जो है ये वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, तो ये इंप्लीमेंट की जा रही है नोडल एजेंसी के द्वारा, जो कि एक्ट करती है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। नाउ ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल था, छोटा सा टॉपिक था कि हम लोगों ने क्यों मना कर दिया कि यूनाइटेड नेशन, हमने और इवन रशिया ने और भी काफी सारी कंट्रीज ने, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उसको लेकर हमारे पास ऑलरेडी बॉडी है यूएनएफ सीसीसी, राइट। तो ये वाली बॉडी हमारे पास ऑलरेडी है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर है वो काम करती है, एक्ट करती है। अब यूएनएससी अगर एक्ट करने लगी तो यूएनएससी क्या करेगी, अपने कार्यों को छोड़कर क्लाइमेट चेंज पर जो है वो काम करेगी। फर्स्ट पॉइंट जो आप लिख रहे हो कि डाइवर्ट होगा, वेरी गुड। एंड सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यूएनएससी ये भी कर सकती है कि जो इंपॉर्टेंट मेजर मुद्दे हैं उसको दबाने के लिए इस प्रकार की चीज भी कर सकती है, या फिर कई बार कुछ कंट्रीज को जो है वो प्रेशराइज क्रिएट करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज भी जो है वो की जा सकती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। और यूनाइटेड नेशन की जब भी बात होती है तो अब देखो यार, ये एक प्रकार का इंडिया के लिए आप अगर सेकंड एंगल से चीजों को देखें तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग क्लियरली, मतलब ये मान के चलो कि यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर रहे हैं। एंड और यूनाइटेड नेशन को चैलेंज करने का मतलब, देखो ये काफी सारे लोगों को शायद सही ना लगे, बट मैं आपको बताता हूँ कि वो क्लियरली यूएसए को चैलेंज कर रहा। कई बार पता है ये चीज मानी जाती है
कि यूएसए के सामने यूएन डम एंड डेफ बन जाता है टोटली, कि मतलब जैसा यूएसए जो चाहता है, क्योंकि अभी देखो अभी यूएसए जो है वो काफी सारी चीजों में पीछे है। अगर आप पूरे एंगल को समझने की कोशिश करें तो क्लाइमेट चेंज के मामले में यूएसए काफी पीछे है, और इसने तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो हटा भी दिया था, अभी तो जॉ बिडेन ने फिर भी कहा है कि ये जो है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है वो कंटिन्यू करेगा। जॉ बिडेन तो हट भी गया था इससे, है ना। तो अभी ये लोग पीछे हैं काफी ज्यादा। अब यूएनएससी अगर इस रोल को प्ले करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो उसकी डेवलप्ड कंट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, राइट। तो दिस इज द थिंग, तो दिस फैक्टर भी थोड़ा सा आप सोचोगे आराम से इस टॉपिक पर तो आपको ये चीज सामने नजर आएगी कि अरे हाँ यार ये वाली चीज है, इस तरीके के फैक्टर्स ऑलरेडी हैं, राइट। कि डेवलप कंट्री जो है वो, क्योंकि देखो यार डेवलप कंट्री ने एक्सप्लॉइटेशन करके एनवायरमेंट को पॉल्यूट तो किया, वी ऑल नो अबाउट इट, अब वो डेवलप्ड बन चुकी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर वो बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्रीज को ऑब्वियस ही बात है अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम रोक भी नहीं सकते, और हमें फिर ये क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज अगेन ये ट्रांजिशन जो होगा वो कॉस्टली भी होगा एंड इट इज टाइम टेकिंग ऑल्सो। तो ये क्या करेगा, डेवलप कंट्री की ग्रोथ, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ को जो है वो रोक देगा। एंड कहा यह गया कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री का सपोर्ट करें, जो कि नहीं हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यूएनएससी को लाकर जो है वो चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो दिस इज द मेन थिंग, डाइवर्जन वाली, गेटिंग इट। तो इसको अगर आप चीजों को आराम से सोचोगे तो आपको ये वाले पॉइंट्स भी एकदम रिफ्लेक्ट होंगे, उचक कर आएंगे आपके माइंड में कि हाँ यार बात तो सही है कि डेवलप कंट्री का तो इंटरेस्ट जो था वो तो हैम्पर हुआ ही हुआ है अभी। और दूसरा एंगल अगर देखें डेवलप कंट्रीज के मामले में, स्पेशली यूएसए के मामले में, तो यूएसए की अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वो क्लाइमेट चेंज के मामले में ऑलरेडी पीछे भी है, और साथ ही साथ सपोर्ट भी नहीं कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो कहीं, और सेकेंडली हमें ये भी पता है कई सारे सिनेरियोज ऐसे हो चुके हैं पास्ट में कि यूएन के सामने यूएसए जो है वो डमेंड, सॉरी यूएसए के सामने यूएन जो है वो डमेंड बन जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी यूएनएफसीसीसी के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि यूएनएफसीसीसी के कारण ही हम लोग को पेरिस क्लाइमेट डील, क्योटो प्रोटोकॉल्स, तो ये सब चीजें जो है वो देखने को मिली। 190 से भी ज्यादा कंट्रीज इसकी मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। अभी COP21 भी जो है वो कंडक्ट हुई थी, राइट। तो आपको पता होगा, तो यूएनएफसीसीसी जो है ये कंडक्ट करवाती है। तो ये चीजें हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अभी गाइस मैं आपके लूंगा, अभी एक मिनट डाउट लूंगा, फर्स्ट अपन ये गो थ्रू करने एक बार, फिर मैं आपके पूरे डाउट से लूंगा। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है पीसीए फ्रेमवर्क को। तो पीसीए फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली पूछा जाएगा, पहले भी हम लोग कई बार इस फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो पीसीए फ्रेमवर्क सिंपल सी चीज है यार, आपको ये ध्यान में रखनी है पीसीए फ्रेमवर्क से रिलेटेड कि बैंक जो है उसका कंप्लीटली दिवालिया ना निकल जाए, बैंक पूरी तरह से फेल ना हो जाए, उससे पहले ही बैंकों को बचा लो। तो ये आरबीआई जो है वो ऐसी बैंक जो होती है जो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है, एनपीए हो रही है, राइट। और आरबीआई ने जो है वो देख लिया है, भविष्यवाणी कर ली है कि आगे चल के ये डूबेगी बैंक, तो आरबीआई इस बैंक को जो है वो अपने पास बुला लेता है और ओवरसाइट यानी कि निगरानी रखता है इस बैंक के ऊपर, और रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जैसे कि ये बैंक से लोग पैसे अब नहीं निकाल सकते, एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ही निकाल पाएंगे, राइट, लोन नहीं ले पाएंगे, राइट। और इस बैंक में ना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना शेयर्स और डिबेंचर इसके रिलीज किए जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो आरबीआई लगा देता है, क्योंकि कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इवन एनबीएफसी में भी हम लोग को ये मामले जो है वो देखने को मिलते हैं कि एनबीएफसी को रन कौन करती है, कॉर्पोरेट्स रन करती हैं, कंपनीज रन करती हैं, राइट। तो इन लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के घोटाले कर सकते हैं, और एनपीए हो सकती है बैंक, और अगर बैंक एनपीए हो गई तो मेन पॉइंट जो आपको मेंस में लिखना है वो क्या लिखना है कि हमें अपनी पब्लिक का, हमें सिटीजंस का ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, इसलिए बैंक फेल नहीं होनी चाहिए। बैंक अगर फेल होगी तो पब्लिक का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा, और पब्लिक फिर बैंक में पैसा नहीं जमा करेगी, और अगर पब्लिक ने बैंक में पैसा नहीं जमा किया तो इकोनॉमी हैम्पर होगी। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड नोट डाउन इन योर लाइक मेंस के लिए अपने नोट्स बनाओ मेंस के लिए, कि बैंक सिस्टम फेल होगा तो पब्लिक का ट्रस्ट फेल होगा, पब्लिक का ट्रस्ट फेल होगा, पब्लिक बैंक में पैसा जमा नहीं करेगी, बैंक में पैसा नहीं जमा करेगी तो हमारी इकोनॉमी डाउन होगी, राइट। इकोनॉमी में डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको उसमें बताई हुए थे कि क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो करती है ये बैंक, राइट। जैसे कि इसमें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है, राइट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, तो ये सब चीजें टीयर 1 रेशियो होता है। तो ये पूरी चीज भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, हर एक पॉइंट, राइट। तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, और बाकी पूरा डिटेल में जो है वो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। आई थिंक कि ये लास्ट टॉपिक था, राइट। नहीं, पार्कर सोलार प्रोब भी बचा हुआ है, एक पार्कर सोलार प्रोब भी बचा हुआ है। तो पार्कर सोलार प्रोब के बारे में बहुत बार हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सन के काफी नजदीक गया है ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट, और पहले इसने वीनस के चक्कर लगाए 7, और उसके बाद फिर अब ये मरकुरी के ऑर्बिट पे है, और ये काफी नजदीक जाकर सोलार के, स्पेशली सोलार कोरोना, यस एग्जैक्टली,
सोलार कोरोना को ये स्टडी कर रहा है। एंड सोलार कोरोना कहां पर है? सूर्य का जो सरफेस है, सूर्य का आउटर बॉडी जो है, आउटर एरिया, उससे थोड़ा सा दूर हम लोग को कोरोना देखने को मिलता है। एंड सूरज का जो सरफेस एरिया है वो जितना गर्म नहीं है, उससे ज्यादा गर्म कोरोना है। और इसी के पीछे की साइंस को स्टडी करने के लिए ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, पार्कर सोलार प्रोब, नासा का। सेकेंडली, सोलार कोरोना को स्टडी करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कोरोना के चलते हम लोग को देखने को मिलता है कि जो विंड्स है, सोलार विंड्स जो है वो जनरेट होती हैं, ट्रिगर होती हैं। तो ये साइंस पता करना है कि यार ये ट्रिगर कब हो रही है, किस कारणवश ट्रिगर हो रही है ये सोलार विंड्स। क्योंकि सोलार विंड्स के कारण हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इंपैक्ट होती है। इवन हमारी सैटेलाइट्स और हमारे मतलब जैसे कि अगर हमारे मिशन है, स्पेस के जो मिशन है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, इवन वो भी डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों के लिए हमें स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्कर सोलार प्रोब को। सो दिस वाज ऑल, तो जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2018 का ये मिशन था, कुछ कुछ बेसिक्स है, फैक्ट्स। और एज क्लोज एज 3.9 मिलियन माइल जो है वो जा चुका है सन के एटमॉस्फेयर में, ये पार्कर सोलार प्रोब, राइट। और ये स्टडी कर रहा है सन के कोरोना को, राइट। तो इसी के साथ ये फटाफट रिवीजन सीरीज खत्म होती है। अब मैं आप लोग के डाउट्स ले लूंगा। एंड बाकी जो भी स्टूडेंट को जो भी कोर्स परचेज करना है तो यू कैन लाइक कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर 9713282838। आपको कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो, आरती सोनी जी का क्वेश्चन आया है एक, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे इफेक्ट होती है। देखिए होता क्या है आरती जी, धरती की मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करो किस टाइप की होती है। धरती में हम लोग को, आपने देखा हुआ धरती की मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम के माध्यम से, राइट, किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर रहती है, राइट। जब ये वायर, आप देखो ऐसे इमेजिन करो कि वायर फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड है धरती की, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पे कनेक्ट हो रही है। याद आ रही पूरी पिक्चर, दिखाई दे रही है, दिमाग में आ रही है। तो जब ये सोलार विंड्स जब आती हैं तब ये क्या होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं। एंड जब टकराएंगी तब क्या होगा, इफेक्ट एक हम लोग को देखने को मिलेगा। डू यू रिमेंबर अ टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो हम लोग को कई बार लाइट्स देखने को मिलती है, नजन लाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑरोरास के बारे में हम लोग ने बात करी थी। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। बोरिलिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो वो इसी प्रकार की चीज ही है, यही सब चीजें, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। बट जब ये सोलार विंड जब आती है तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है और उसको डैमेज करती है, लाइक उसको इफेक्ट करती है। दिस इज द थिंग। तो ये चीज आपको थोड़ा अब क्लियर हो गया। एक मिनट, आरती जी अब क्लियर हो गया? ठीक है। अब और बताओ, योगिता जी का कुछ डाउट था कोई सा? प्लीज योगिता जी कॉपी पेस्ट कर दो यार डाउट। यस एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डैमेज करती है सोलार विंड्स। होगा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये तो था ना आपके इसमें नोट्स में ही लिखा हुआ है। इसको हमने डिस्कस किया था। हमारी सैटेलाइट डैमेज होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी डैमेज होगा। लोन एंड क्रेडिट एंड एडवांसेस में डिफरेंस, तो योगिता जी वैसे तो अपन ये पढ़ेंगे, अपन मेंस जीएस पेपर 3, आप तो यूपीएससी बैच में तो अपन उस पर डिस्कस करेंगे ही। बट मैं आपको इजी तरीके से थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। देखो पहली बात तो लोन क्या हुआ, आप बैंक से जाते हो लोन लेने, राइट। तो लोन भी एक प्रकार का क्रेडिट ही होता है। बट अपन क्या बोलते हैं कि बड़े अमाउंट का जो लोन होता है, लेट्स लेट्स से कि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया, राइट। तो आपने क्या किया, बैंक से आकर लोन लिया एक बड़ा अमाउंट। और क्रेडिट की बात करें हम लोग, तो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, लाइक कि आप गए, आपने जो है वो क्रेडिट स्वैप किया। तो वो सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। एंड एडवांसेस, बैंक कायदे में तो अगर अपन टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो एडवांसेस जो होते हैं ये बैंक टू बैंक, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए ज्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं एडवांसेस। यस एग्जैक्टली, उधारी होता है। ये तीनों चीज जो है वो एक ही तरीके की है। बट इसमें डिफरेंसेस बस इस प्रकार का रहता है कि लोन यानी कि बिग अमाउंट, क्रेडिट यानी कि शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड एडवांसेस की बात करें तो इंटर बैंकिंग का ये हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि बैंक टू बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर कोई बैंक है, अगर उसके पास एकदम से पैसे की कमी पड़ गई तो वो दूसरे बैंक से एडवांस जो है वो ले लेती है, राइट। तो इट इज फॉर लाइक ओवरनाइट टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसको अगर अपन टेक्निकल टर्म्स में देखें तो एडवांसेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक ओवरनाइट, क्रेडिट इज लाइक 45 डेज एंड लोन इज लाइक मोर देन 45 डेज। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, और बताओ, और किसी को कोई डाउट? मजा आता है ना, फटाफट रिवीजन सीरीज में पूरी चीज एकदम से रिकॉल हो जाती है, फटाफट पूरी चीजें। एंड रही बात अभी बस कुछ दिनों के अंदर, लाइक कि 31st से पहले पहले आप लोग को पूरे जितने भी पेंडिंग न्यूज है पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। आज वाला भी लेक्चर टाइम पर आ जाता है यार, बट एक हमारे साथ एक थोड़ा सा इशू हो गया टेक्निकल,
एडिटिंग साइट से, तो वो हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या, मैंने उनको थोड़ा बताया नहीं था कि एक फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो उन्होंने वो उस तरीके की एडिटिंग कर दी थी, तो वो थोड़ी मेरी गलती थी, तो अब वो ठीक हो गया है। अभी कर रहे हैं वो उस पर काम। तो मैं अभी उसको रिलीज करने की जगह, क्योंकि अभी मैं रिलीज कर दूंगा तो आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो कल ही मॉर्निंग में मैं आप लोग के लिए रिलीज कर दूंगा, राइट। कल ही 6 AM पे, और अपन 6 AM अभी तो देखो आपका प्रीलिम्स और मेंस का भी पूरा रेगुलर रूटीन सेट हो गया है। आप बस ये रेगुलर जो है वो चलता रहेगा, बाकी इसको कल ही करेंगे योगिता जी, क्योंकि अभी तो मेरे पास आ जाएगा, अभी मुश्किल से 1 घंटे के अंदर मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, बट आई थिंक कि कल सुबह ही 6 बजे मैं पूरे वीडियोस को एक साथ अपलोड करूंगा, तो आपका वो शेड्यूल काम करेगा। कभी अगर गैप हो जाया करे ना, तो डोंट वरी, उस समय पर दूसरी चीज कर लिया करो। मैं चाह रहा हूँ कि अब शेड्यूल पर रहें अपन, क्योंकि मुझे भी पता है यार कि बीच में एकदम से आता है तो आप लोग का भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। सो वी विल फॉलो दिस पर्टिकुलर रूटीन, और 1 तारीख से प्रॉपर रूटीन ही फॉलो करने पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके पास प्रीलिम्स का आ गया, और आज आज से प्रीलिम्स के वीडियोस भी आपके पास आएंगे, राइट। वीडियोस भी आएंगे और प्रीलिम्स की आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी, और मेंस का तो आपके पास क्वेश्चन आ ही रहा है। तो गाइज आप लोग सभी लोग पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करो मेंस की, प्रीलिम्स की, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है चीजें, ठीक है। चलो, अभी किसी को और कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी स्टूडेंट को? योगिता जी बस अभी मैं आज रात तक मेंस का टाइम टेबल भी रेडी हो चुका है मेरे पास, बस रखा हुआ है, आज रात तक बस मैं इसको आप लोग को अपलोड कर दूंगा। मेंस का टाइम टेबल इज ऑल्सो रेडी। ज्योति जी, प्रीलिम्स का अब क्वेश्चन आंसर का आपके पास वीडियो आएगा, आपको बस 9 बजे जो है वो आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगे, 9 बजे आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी। आप जैसे अभी तक जो है वो उसमें जाकर अनअकैडमी पे जाकर जो है वो करते थे, अब आप अपने पास पेन और पेपर लेकर मेंटेन करेंगे अपनी पूरी चीजें, और वहीं पर आपको दे दी जाएगी। क्योंकि हो ये रहा था कि अनअकैडमी में वो पीडीएफ डाउनलोड करने वाला ऑप्शन नहीं था, और बड़े इश्यूज थे, तो फिर अभी अपन ने ये वाली चीज जो है वो कर दी कि अब से ये वाली चीज आपको मिलेगी। मन लगा के तैयारी करो यार, अपना उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस। नहीं नहीं, अनअकैडमी पे नहीं, अपने चैनल पे, अपने चैनल पे रात में 9 बजे आ जाएगा। अपने चैनल पे आएगा, फ्री फ्री फ्री, सभी के लिए फ्री है। लाइव लाइव टेस्ट नहीं, लाइक मतलब इट्स मतलब फॉर यू इट इज अ लाइव टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा, उसका आपको आंसर जो है वो देना है, राइट। आपके पास पीडीएफ आएगी, तो ऑलरेडी आपको जो है वो बस आंसर देना है, नेक्स्ट पेज में आपको वो भी मिल जाएगा, तो पीडीएफ भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। योगिता जी, मैंने आपको परसों जो है वो बोला था कि अभी 2 दिन जीएस की क्लास नहीं है, कुछ शेड्यूल में कर रहा हूँ, और ट्यूसडे से मैं आपको बता दूंगा क्या रूटीन अभी फॉलो करना है, क्योंकि अभी मैं टोटली फोकस कर रहा हूँ करंट अफेयर्स को पूरा फिनिश करने के ऊपर, कि करंट अफेयर्स के जितने भी पेंडिंग है सब फिनिश करेंगे, क्योंकि 27 नवंबर का भी एक लेक्चर जो है वो पेंडिंग था, और बाकी अभी के जो लेक्चर पेंडिंग है वो फटाफट बस निपटने वाले हैं बस आपके। ये मान के चलिए 31 से पहले पहले पूरी चीज हम रेडी कर देंगे, जिससे कि नए साल में आप उतरो तो एक प्रॉपर रूटीन के साथ उतरो। ठीक है यार, मन लगा के तैयारी करो यार, बस सिलेक्शन लेके आओ जल्दी, सिलेक्शन के साथ एक फॉर्च्यूनर जान दिया आप लोग। चलो फिर साइन ऑफ करूं मैं। दीपक जी, क्या चीज करंट अफेयर्स कोर्स में? देखो, करंट अफेयर्स कोर्स में आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। एक तो करंट अफेयर्स कोर्स में आपको ये फटाफट लाइव सेशन जो है वो मिलता है, जिसमें डाउट सेशन भी आपका क्लियर होता है। और अभी तो आपको जैसे कि अभी एक और नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, संडे टू संडे वी आर प्लानिंग कि आपके लिए जो क्वेश्चन जो आपको अलग से 200 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो वीडियो फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाए, बट ये सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स के पैकेज के लिए होगा, तो वो आपको वीडियो फॉर्म में भी जो है वो दिया जाएगा, कि जिससे कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी चीजों को रिवाइज भी कर सकें। एंड थर्ड पॉइंट, जैसे आप अगर करंट अफेयर्स बैच को लेते हैं तो हैंडआउट्स आपको मिलते हैं प्रिंट फ्रेंडली, मैगजीन आपको मिलती है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आपको एमसीक्यूज 200 मिनिमम 200 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, और अभी ये जो सेशन जो हो रहा है लाइव डाउट सेशन वगैरह एंड फटाफट रिवीजन सेशन, तो ये आपको मिलता है, तो ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अब तो कहीं भी फॉर्च्यूनर दिखती है तो लगता है कि अरे नहीं नहीं यार, वो वाली नहीं, अपन को नहीं चाहिए योगिता जी ब्रांड न्यू चाहिए, किसी और की नहीं चाहिए, ब्रांड न्यू, तब आएगा मजा। अच्छा, कलर आप देखते हो कि यार ये वाली कलर सर पे सूट करेगी कि ये वाली कलर सूट करेगी? यार मुझे तो सच बताऊं तो ब्लैक बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे घर वाले ब्लैक नहीं रखने देंगे, वो बोलेंगे व्हाइट ही लो, बट ब्लैक सूट्स मी अलॉट। चलो गाइस, फिर अब मैं साइन ऑफ करूं, सबको चीजें क्लियर है? चलो, जय हिंद गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।